नाज़रीन, मैं मोहम्मद जावेद हूं और आज के इस पैनल में शहर हैदराबाद के मुमताज सहाफ़ी मिस्टर वाजिद साहब, जो पैगाम टीवी के मुदीर आला भी है, और मेरी इस जानिब हम आइम्बा के कौमी सदर सैयद शमशाद कादरी साहब मौजूद है। आज जो मौज़ूआत है, जो करंट अफेयर्स है, उसके ऊपर हम बात करने के लिए यहाँ पे जमा है और इंशाल्लाह यहाँ से हम सवालात और आपको मुतमईन जवाबात इंशाल्लाह अरसाल करेंगे। आप तवज्जो से इसको समाअत फरमाइए। सबसे पहले वाजिद साहब, मैं आपका हमारे पास बहुत खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि रियासती तेलंगाना का जो है मानसून सेशन 3 अगस्त से जो है ना शुरू होने वाला है जी, और आने वाले नवंबर या दिसंबर में असेंबली इंतखाबात का भी ऐलान हो सकता है, जनवरी या फरवरी। तो आपकी नजर में बीआरएस और कांग्रेस का सियासी मुस्तकबिल आने वाले इंतखाब में कैसा देख रहे हैं? देखिए साहब, अब जब इलेक्शन होने वाले हैं, वक्त आ गया है इलेक्शन का। अब असेंबली का जो आपने कहा मानसून सेशन शुरू होगा, तो असेंबली में कुछ होने वाला नहीं है, गड़बड़ तो होगी ही, हंगामा खैज रहेगा। तो वहीं दूसरी जानिब अगर हम सियासी मुस्तकबिल की बात करें तो बीआरएस और कांग्रेस में कांटे का टक्कर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि बीआरएस अपने कुछ निशस्तों को जो है सुना खो दे और कांग्रेस पार्टी अपने बल पर बहुत अच्छे अंदाज से आगे मौक़िफ़ उनका बेहतर हो सकता है और बेहतरीन अंदाज से कांग्रेस आगे बढ़ रही है। और कांग्रेस की एक हिम्मत अमली ये है कि कर्नाटक से जो सबक उन्हें मिला है वही फिर तेलंगाना में दोहराया जाने की उम्मीद है। एक बात आपसे सवाल ये है कि खासतौर पर जब कांग्रेस इक़्तिदार हासिल होता है तो उसमें ग्रुप बंदी होती है, मैं ऐसा तो क्या ये नुकसान हो सकता है? ऐसा ग्रुप बंदी अब तो होने का सवाल ही नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की बागडोर खड़गे ने संभाल रखी है। अच्छा, अब यहाँ पर किसी किस्म की गफलत नहीं बरती जाएगी, ये कभी इम्कान है और ऐसा होगा। तो खड़गे जब भी कोई हिकमत अमली तैयार करेंगे तो वो कामयाब होगी, जैसे कर्नाटक में होगी। तो अब अगर आप पूछेंगे कि ये इंतखाबात में क्या होगा, तो मौलिक असेंबली होने के इम्कान है। हाँ, रियासत तेलंगाना में जो है, जो कर्नाटक की जो जीत हुई, जो इक़्तिदार कांग्रेस इक़्तिदार हासिल करी, क्या उसका झरोका या उसकी कुछ उम्मीदें या उसकी कुछ रोशन इम्कानात आपको दिख रही है यहाँ पे भी तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल करी? ऐसा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, कांटे की टक्कर होगी दोनों में, कांग्रेस में और बीआरएस। अच्छा, अब आप बीजेपी को आप कहाँ पे खड़ा महसूस कर रहे हैं? बीजेपी को आप मुस्तक कर दीजिए। अवाम में बीजेपी को, तेलंगाना की अवाम अमन पसंद अवाम है, यहाँ की अवाम बीजेपी को कभी बर्दाश्त नहीं करती। इत्तेफाक से जो 2-3 सीटें आ गई हैं वो इत्तेफाकन है और किसी की शख्सी मामलत को देखते हुए, शख्सियत को देखते हुए वोट डाले गए हैं। लेकिन बीजेपी का वजूद तेलंगाना में नामुमकिन है। सब आपसे एक सवाल है कि जो है तेलंगाना रियासत में खासतौर पर दलितों और एससीस और बीसीस और मुसलमानों के लिए जो भी स्कीमात का जो ऐलान किया जा रहा है, क्या ये कांग्रेस की बढ़ती हुई मकबूलियत का बौखलाहट के शिकार में जो है ना बीआरएस के सरबराह जो है ना केसीआर कर रहे हैं, इसका क्या फायदा हो सकता है? या अब ये तो ओपन सिक्योरिटी जिसको कहते हैं वो ये है। अब देखिए, इससे पहले जो है बीसीस को दी है, सब प्लान दी है, उसमें जो है 10 लाख की स्कीम उनके साथ अनाउंसमेंट करे, उसको मुसलमानों के एक्शन नजरअंदाज कर लिए। अब जब इलेक्शन करीब आ गया, जब हालात का जब जायजा आपके चीफ मिनिस्टर जो बहुत सूझबूझ वाले चीफ मिनिस्टर को जब ये समझ में आया कि अब हालात जिस तरीके से कर्नाटक में एकदम तब्दील हुए, तो अब चाहे तेलंगाना में भी उनको इस बात का खदशा लग गया है कि अगर वहां जिस तरीके से मुसलमानों ने इत्तेहाद का सबूत दिया है, अगर यहाँ भी इस तरीके से करेंगे, मुसलमानों के साथ साथ दूसरे तबका भी थे जैसे, और जिससे उन्होंने जिस तरह से किया, उनको इस बात का यकीनन उनको इस बात का डर होगा कि अगर अब इस तरीके का इक़दाम मुसलमानों ने किया तो यहाँ बीआरएस को इसके लिए बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। सब केसीआर साहब ने पहले ऐलान किया था जब इख्तियार के ऊपर वो हासिल करे थे, तो जब उनका ये कहना था कि जो है वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर भी देंगे बोले थे और 12% रिजर्वेशन भी जो है ना देंगे बोले थे मुसलमान, लेकिन वो तो वादा वफा नहीं हो सका। तो क्या उसका असर आने वाले इंतखाबात में मुसलमान महसूस करेंगे? यकीनन आजकल का जो माहौल हम देख रहे हैं, फिर रहे हैं, मेरा भी थोड़ा बहुत ताल्लुक जो है सहाफत से, आप लोगों के साथ मेरा भी ताल्लुक है। तो अब जब आमतौर पर आम नजरिया जब हम आवाम से जब बातचीत हमारी होती है, तो आम नजरिया मुसलमानों में जो शदीद नाराजगी जो पाई जाती है, जो झूठे वादे किए गए, 12% रिजर्वेशन, नौजवानों को नौकरियां,
और जुडिशरी जुडिशरी पावर और जितने जायदादें चली गई थी उसको वापस लेते हुए मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए काम करने के जो वादे किए गए थे यकसर नजरअंदाज कर दिए गए, जिसकी वजह से इसका असर यकीनन आने वाले इंतखाबात में होने वाला है। सब शमशाद खान साहब का ये कहना है कि आने वाले इंतखाबात में जो स्कीमात है, अब उन्होंने कितने भी स्कीमात का ऐलान करो उसका फायदा होना बेहद मुश्किल, क्योंकि साबिका में उन्होंने वादा वफा नहीं कर सके। जैसा जुडिशली के पावर्स की बात मैंने किया और दूसरा जो 12% रिजर्वेशन का, तो आने वाले टाइम के अंदर रियासत तेलंगाना के वोटर्स का मौकूफ, खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी का मौकूफ क्या होगा? कांग्रेस की तरफ है। मैं आपको खुले तौर पे बोल रहा हूं, कांग्रेस की तरफ है। अब केसीआर की मकबूलियत में काफी हद तक कमी हुई है, कांग्रेस पार्टी की तरफ मुसलमानों का झुकाव है और बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के साथ ही जाएंगे, मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे। और आप जो सवाल कर रहे थे कि मौक़िफ़ क्या होगा मुसलमानों का, मुसलमानों का मौक़िफ़ हमेशा तब्दील होता रहेगा, क्योंकि मुसलमान अपना वोट ज़मीर की आवाज पर देते हैं। कहीं कहीं पर ना भी होता होगा लेकिन ज़मीर की आवाज पर देते हैं, इसीलिए उनके वोटों को बादशाहगर का मौका दिया गया। एक आपसे सवाल है, अगर इसका जवाब दे तो ठीक है, नहीं तो इसको आप कोशिश करेंगे आपका जवाब दें। मेरा सवाल ये है कि जैसा कि आपने कहा कि यहाँ के जो वोटर्स है, तेलंगाना के जो वोटर्स है, उनके रुझान ज्यादातर कांग्रेस की तरफ राग़िब हो रहे हैं, यानी कर्नाटक की जीत का असर यकीनन उनके ऊपर हुआ है। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर इसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर 50 सीट का जैसे कि बात चल रही है, अगर बीच में अगर आ जाती है तो इसके जब जो है तेलंगाना में मौक़िफ़ क्या होगा, कौन सी पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा? कड़वा सवाल। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 50 सीटों पर कभी मुकाबला नहीं करेगी, क्योंकि सियासी बसीरत रखने वाले असदुद्दीन अवैसी बैरिस्टर हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि तेलंगाना में 50 सीटों पर मुकाबला किया जाए। ये कोई कड़वा सवाल नहीं है जावेद साहब, ये सवाल अपनी जगह एक हद तक सही है, क्योंकि जब अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा था कि हम 50 सीटों पर मुकाबला करेंगे, ये हुकूमत को डराने के लिए किया गया था, इसके अलावा कुछ नहीं। आप तारीख उठाकर देख लीजिएगा। सही बात। तो ये तो सबको पता है, सब पर आया है ये बात कि मजलिस उसी के साथ जाएगी जिसकी गवर्नमेंट होगी। सब आपसे एक सवाल है कि यौम आशुरा का हकीकी बयान क्या है? देखिए, यौम आशुरा के बारे में इससे पहले सवाल किया आपने, ये जो है ईसार और कुर्बानी और अपने ईमान को मुस्तहकम करना और ये बात की मिसाल देना कि अगर उनकी शहादत नहीं होती तो आज इस्लाम का जिंदा रहना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो क़त्ले हुसैन असल है, मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो ये अगर मिल्लत इस्लामिया इस बात को समझ जाए तो मैं समझता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको हमको हमारे जो है मुतालबात हासिल करने से या हमारे हासिल करने से नहीं रोक सकती। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि यौम आशुरा का जो आप जो मैसेज जो चाह रहे हैं वो ये है कि सच्चा ईमान, पक्का यकीन और हम जिस उम्मत से हमारा ताल्लुक है उनकी सुन्नत पे अमल करते हुए, नमाजों को कायम करते हुए अल्लाह ताला से इस बात की उम्मीद रखना है कि अल्लाह तू हमारे लिए हमारा साथ देने वाला है, तू मुसलमानों की जो है हिफाजत करने वाला तू है, मुसलमानों की तरक्की में अदा करने वाला तू है, मुसलमानों की मुसीबत को दूर करने वाला तू है। अगर मुसलमानों के दिल में ये तैयार कर लिया जाए कि अल्लाह ही एक वाहिद ऐसा जो है जरिया हमारे लिए है जो हमारी तरक्की, हमारी हर चीज की हिफाजत का महाफिज अल्लाह ही है, अगर ये ईमान हमारे दिल में पैदा हो जाएगा तो आप देखिए यकीनन फिर हमको हमारी जगह से कोई आने वाले वक्त में यजीदी कुव्वतों का मुकाबला बआसानी किया जा सकता है। बिल्कुल, कि अगर हमारा ईमान पक्का और सच्चा हो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती पकड़ना है। सब आपसे एक सवाल है जाजी साहब, सहाफियों और सोशल एक्टिविटीज हो या इंसानी हुकूक की जो तंजीमें हैं, उसके अफराद जब भी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ जब आवाज उठाती है अपने हुकूक के लिए, तो खास तौर पे उनको सीधे सीधे कौम का गद्दार या कौम मुखालिफ जो है ना करार दिया जाता है। आपका क्या कहना है? ये जो बीजेपी का 10 साल दौरे हुकूमत रहा है, इसी दरमियान में हुकूमत से सवाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन्हें जेल में कैदबंद रखा गया। ये दौर ही है, इससे पहले कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि
तामीर के लिए जो आवाज उठती है उन्हीं की जबान को काटा जा रहा है। इससे कबल हमने कभी नहीं देखा है, इतना कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। मोदी हुकूमत जब से अब बागडोर देश की संभाली है तब से ये तगय्युर जो लाने वाले लोग हैं उनकी जबानों को रोका जा रहा है, उन्हें कैदोबंद किया जा रहा है। तो ये खुला हिंदुस्तान के लिए बदबख्ती की बात है। ऐसा और एक बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा आपने देखा जो है ना, वो कन्या से कुमारी से लेके कश्मीर तक जो है, तो क्या आप समझते हैं कि इस मुल्क में जो है ना ये यात्रा के बाद तब्दीली आई उनके रुझानात में, उनकी सोच में? क्या आप ये समझते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुल चुकी है? डॉक्टर साहब, ये बड़ा अजीब सवाल है। मैं इसको अजीब इसलिए कहता हूं कि आप देखिए, आप समझते हैं कि बीआरएस कांग्रेस से डर रही है, कांग्रेस से खौफजदा है, लेकिन ये गलत है। क्यों? बीआरएस ही क्या, बीजेपी भी कांग्रेस से इस वक्त खौफजदा है। बिल्कुल सही। उसकी दिल की धड़कनें रुकी हुई है। क्यों? कांग्रेस ने वो बाजी मारी है भारत जोड़ो यात्रा से जिसकी नजीर कांग्रेस में कभी नहीं। आप क्या समझते हैं कि इससे मकबूलियत में जो है ना बहुत इजाफा हुआ है, बहुत इजाफा हुआ है। लोगों ने कांग्रेस की तरफ देखना छोड़ दिया था, लेकिन फिर लोग कांग्रेस की तरफ लौट आए। राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता था, तो ये बेवकूफी थी। ये जो बात बोला गया, एक परेख बीजेपी पहचानने में देर करी। आप पहचान, बीजेपी किसी को नहीं पहचानती। उन्हें सिर्फ एक ही चेहरा के अलावा नफरत और एक ही चेहरा, मोदी साहब का चेहरा। मोदी, अमित शाह बस, और जेपी नड्डा, ये तीनों हैं जो देश को बर्बाद कर चुके हैं। अब और क्या बर्बाद करना है जनाब? मॉब लिंचिंग, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब और क्या लाओगे आप? सारी चीजें प्राइवेटाइज कर दी गई है। आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बीआरएस ही नहीं, बीजेपी और दीगर पार्टियां भी परेशान है कांग्रेस से, क्योंकि जो शानदार फकीरुल मिसाल कामयाबी जो कर्नाटक में कांग्रेस ने हासिल की है, उसके बाद कुछ कहना बेहतर नहीं होता। एक सवाल, 2019 में 63% वोट जो है एपोजिशन के जो मुख्तलिफ जमरों में बंटकर हो गए और 37% वोट सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुए 2019 में। अब 63% जो है ना एक हो गए INDIA, जो लोग इंडिया के नाम से जो इतिहाद का जो है बनाए हैं। तो आपका कहना है कि इस वक्त इंडिया भारी पड़ेगा? वो तो जुमरे में बांटना, ये तो तारीख रही है, जुमरों में वोट बढ़ते रहे हैं, लेकिन इंडिया की जो तश्कील हुई है वो एक नई शुरुआत है, वो आखिरी कील है इसमें बीजेपी के ताबूत में। हाँ, क्या बात है। हाँ, आप देखिए, आने वाले इंतखाबात कुछ अलग ही होंगे, 2024 के बिल्कुल अलग होंगे, उसके रुझानात भी अलग हैं। और अवाम, देखिए डर साहब, एक सवाल मैं आपसे करता हूं, आप मुझे बताइए कि एक आदमी पेट्रोल खरीदने जाता है, एक तस्वीर देखता है, वापस आ जाता है, सही, फिर कहीं और जाता है, एक तस्वीर देखता है। एक आदमी दिन भर में, एक ही शख्स, हजारों लाखों आदमी एक दिन में एक ही शख्स की तस्वीर कितनी बार देखेंगे? कितने बार मुस्तरद कर चुके हैं लोग, मुस्तरद कर चुके हैं। और फिर वो ऐसी तस्वीर है, वो शख्स ऐसे है कि वो मन की बात कहते हैं कि आवाम की मन की बात सुनते नहीं। कोई मन की बात सुनना चाहता ही नहीं चाहता, तो वो गैर जरूरी अपनी तशहीर के लिए किए जाने वाली हरकत है। नहीं, सबसे अहम चीज जो उन्होंने ये बात कही कि झूठ का इतना बड़ा पलंदा है, 1,40,00,000 आवाम जो है मेरी मन की बात सुन रहे हैं, तो कौन आप, हम तो इतने जमाने सुनने में कौन आपने कभी सुना? बहरहाल जो है एक सवाल आपसे कि आने वाले टाइम में दिसंबर जनवरी में राजस्थान के इंतखाबात है, मध्य प्रदेश के है, छत्तीसगढ़ के है, मुमकिन तेलंगाना का भी ऐलान हो सकता है, वो इलेक्शन कमीशन मुनसिर है। तो क्या आप 2024 का उसको सेमीफाइनल समझते हैं? इसमें अब ये जो असेंबली के जो इलेक्शन है, असेंबली के इलेक्शन में और पार्लियामेंट के इलेक्शन में बहुत बड़ा, मगर आप इसको सेमीफाइनल समझते हैं क्या? मेरा सेमीफाइनल तो इसमें इस बात से समझना नहीं है कि ये इलेक्शन पहले तेलंगाना का हो जाएगा, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान का इलेक्शन। हाँ, इसमें ये जरूरी है कि इसका फायदा कांग्रेस को यकीनन होने वाला है। सब आपसे एक सवाल ये है कि खासतौर पे T20 के मैचेस होते हैं, क्रिकेट मैचेस, उसके अंदर तकरीबन मुमालिक का एक एक प्लेयर को लेकर जो है ना मैच खेला जाता है, लेकिन एक वो होता है जो इंडिया मैच, इंडिया की टीम खेलती है, टीम इंडिया। तो मेरा आपका सवाल ये है,
T20 के अंदर जो प्लेयर्स खेलते हैं जी। मुख्तलिफ मुल्कों से, T20 जो आप तो मेरा सवाल, इंडिया की बात है, मेरा सवाल वही है कि इस वक्त जितने भी T20 2019 में T20 हुआ था, जी। अपोजिशन अलग अलग लड़े थे, इस वक्त टीम इंडिया बनकर 2024 में क्या जो है ना उसमें इख्तिदार हासिल कर सकते हैं? कोई मजाक नहीं है, क्योंकि देखिए आप, अगर ऐसा होता है, लोगों का मन बदल चुका है, लोग 10 साल से परेशान हैं, लोग क्रेडिट कार्ड से जिंदगी गुजार रहे हैं, लोग महंगाई के मारे हैं, तो लोगों के वोट ही इसका जवाब है। उनकी तकदीर बनाएंगे। तो मतलब यह है कि आप मुझसे सीधे सवाल ये करना चाहते हैं कि 2024 में बीजेपी डूबेगी या नहीं? हाँ, मेरा सवाल यही है। बीजेपी कभी उभरी ही नहीं। ये पार्टी सिर्फ जरपरस्तों और सरमायादारों की पार्टी है। जब सरमायादार लोग किसी की मदद करते हैं तो उसके पास पैसा बहुत आ जाता है, तो वो तशहीर में लगाकर जीती गई पार्टी है। आप देखिए कर्नाटक में कितना पैसा लगाया गया, मोदी जी बार बार आते रहे, कई बार उन्होंने रैलियां की, उसके बाद भी वहां की अवाम ने एक सर मुस्तरद कर दिया मोदी को। तो आप देखिए, अब वो मुंह किसी को दिखाने के लायक नहीं, तो बताइए आप। तो हो सकता है 2024 में मोदी दुनिया में किसी को मुंह दिखाने का लायक ना रहे। सर, आपसे एक सवाल है, 2024 में इख्तिदार खा कोई किसी का हो, आप एज ए प्राइम मिनिस्टर किसको देखना चाह रहे हैं आपकी नजर में? मोदी या नहीं तो राहुल गांधी? बगैर करे तो बेहतर होगा। बगैर किसी का नाम लिए कि इस वक्त हम ये चाह रहे हैं कि एक सेकुलर जहन रखने वाला शख्स प्राइम मिनिस्टर बने, ताकि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा किया गया है और सेकुलर पार्टियां मिलकर अगर वह हुकूमत बनाएंगे, तो मैं समझता हूं कि मोदी राहुल गांधी का सवाल यहाँ पर इस वक्त से पैदा नहीं होता कि हमको इस वक्त जरूरत सेकुलर जहन रखने वाली की है। ये जो नफरत का जो माहौल हिंदुस्तान में पैदा कर दिया गया है, उसको खत्म करने के लिए सेकुलरिज्म बहुत जरूरी है। खादी साहब ने अपने अंदाज से बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन मैं अपना जो तजुर्बा है उस लिहाज से कहूंगा, मैं तो आने वाला पीएम ममता बनर्जी को देखना चाहूंगा। क्या बात है? क्योंकि राहुल गांधी का पस मंजर वो नहीं है कि उन्हें किसी जुर्म की सजा दी जाए या फिर उन पर कुछ इल्जाम लगाया जाए। वो खानदानी पैसे वाले लोग हैं, तो मोदी की तरह उठकर आने वाले लोग नहीं होते हो, तो वो खानदानी पैसे वाले लोग हैं, लेकिन उन्हें पीएम बनने का शौक बिल्कुल नहीं है। राहुल गांधी को पीएम बनने का शौक नहीं है। तो आप देखिए, अगर किसी को बनाना है तो ममता बनर्जी सही उम्मीदवार है। मैं इसकी तारीफ करूंगा आप जो बात बोले, क्योंकि सही उम्मीदवार है। और आपको शायद मालूम होना चाहिए कि जो इलेक्शन उस जमाने में हुआ था, सारी पार्टियां, सारे मिनिस्टर, सारे गवर्नर, हर आदमी जहां के वहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, मगर एक अकेली शेरनी जो है ये बात को साबित कर दी कि जो है लाख 32 साल के बाद इख्तिदार आए, 1 लाख मोदी भी आ जाएंगे तो ममता बनर्जी जैसी शेरनी को जो है हराना वो नामुमकिन था, और उसने ये साबित करके भी दिखा दिया। यही शेरनी की जिस तरफ से आप शेरनी का खिताब दे रहे हैं, यही ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी से जो है मुफाहिमत करके हुकूमत का हिस्सा बनी थी। हाँ, तो वही आप बीती बातों नहीं, अभी एतमाद कैसा करेंगे? हाबिल कबूल चंद्रबाबू नायडू ने भी मुफाहमत की थी, है ना भाई, वो तो मगर गिनती में सियासत में ये होता रहता है। अच्छा, एक कभी कभी हुकूमत बचाने के लिए मुफाहमत करना जरूरी हो जाता है। एक सवाल, शायद आखिरी मरहल में हमारा एक और एक सवाल है, रियासत तेलंगाना में सबसे बेहतरीन सीएम कौन? केसीआर, केटीआर या रविंद्र जी? आप किसको पसंद करेंगे? ये तीनों भी मेरे अफकार में और मेरे तजुर्बात में पूरे निर्भर है। जैसा कि आपने अभी कहा, ये सीएम की बात आपने की, मैं वज़ीर दाखिला की बात करूंगा, महमूद अली की। महमूद अली किसी भी नजरिए से आप देखिए उस ओहदे के लिए फिट नहीं है। तो नहीं है बस। जैसा कि हमारे नैयर साहब ने कहा था कि ये बड़े शरीफ आदमी हैं, गैर मुजर्रिद रसा हैं, तो ज्यादा शरीफ रहना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मुझे तो बहरहाल आप देखिए, ये तीनों भी शायद मेरी नजर में काबिल नहीं है। अलबत्ता हरीश राव को मैं कह सकता हूं कि सीएम बनाया गया। सब आखिरी सवाल, चूंकि अब आखिरी मरहल में बातचीत हो रही है, आखिरी मेरा सवाल है कि क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविटीज से सोशल का काम करते हैं और आवाम के दरमियान में रहते हैं, आपके नजर में 2024 में
ये हमारे तेलंगाना में क्या आप इख्तिदार के ऊपर कांग्रेस को देखना चाह रहे हैं या बीआरएस? एक आपका ख्याल, आपका नॉलेज। देखिए, आपका जो सवाल बड़ा मुश्किल सवाल है, मगर तो जवाब देने के लिए जिस तरीके से बीआरएस जो थी, बीआरएस आप दोनों की तरफ से हुकूमत देख चुके हैं, वो वजह से तो तर्ज हुकूमत में नहीं। देखिए, बहुत बड़ा तजाद है कांग्रेस की हुकूमत में और बीआरएस की हुकूमत में। कांग्रेस की हुकूमत में बहुत से अच्छे काम भी हुए, लिया और देव की पॉलिसी पे रहकर जो है काम करे, आवाम को फायदा भी हुआ, आवाम को जो है इतना नहीं तोड़ पाए जितना यहाँ पर तोड़ पाए। यहाँ पर सबसे अहम चीज ये है कि जो वादे बीआरएस हुकूमत की जानिब से मुसलमानों से, अकलियतों से, पिछड़े तबका से जो किए गए थे, वो वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया। तो अब उम्मीद ये है कि इससे सबक कांग्रेस को भी लेना है या और कोई दूसरी पार्टी भी बनेगी, सबक लेते हुए इस बात का उनको सबूत देना है कि जिस तरीके से गुज़िश्ता हुकूमत ने जो वादे किए थे, वादे करके नाराजगी मोल ली थी, आने वाली हुकूमत उसकी वो नाराजगी ना मोल ले और सही तरीके से जमहूरी अंदाज में अगर हुकूमत करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाला दौर तेलंगाना के लिए एक सुनहरा दौर होगा। इमरजेंसी के बाद में वाजिद साहब, जो वोटर है हिंदुस्तानी का, जो वोटर्स है हिंदुस्तानी वोटर्स के अंदर तगय्युर और तब्दीली आई थी सोच में, फिक्र में, तो आप क्या समझते हैं कि 2024 में भी जो है वोटर का दिमाग, वोटर का रुझान तब्दील होंगे? आप हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है। आप देखिए, 75 साल दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान की जो तारीख है, आजादी के बाद से 75 साल हो गए, किसी भी पार्टी ने अवाम के लिए कोई काम नहीं किए। जो भी तरक्की हुई है बस बहालत मजबूरी हुई है। आप देखिए, आज भी 75 साल गुजर जाने के बाद भी आज हम पानी खरीद कर पी रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम पिछड़े हुए हैं, अभी भी हमें पानी खरीद कर पीना पड़ता है। हुकूमतों ने यह काम नहीं किया कि घर तक पानी पहुंचाया जाए। जो डब्बे हम खरीद कर पीते हैं पानी, उसकी क्या जरूरत है? अगर हुकूमत सतत दिली से काम करती तो जगह जगह पानी के कैंप लगाए। नहीं, ये टीआरएस हुकूमत तो बोलती है, डीआरएस हुकूमत तो बोलती है हम घर घर पहुंचा दे, मिशन भागीरथ के पानी शहर के अंदर घर घर पहुंचा दिए। कहाँ है? वादा कर रहे हैं, इसका दावा उस्मान नगर पानी में गर्क है, वहां पानी है। तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह नाकाम है। ये बीआरएस हुकूमत ने काम किया है, एक जैसे कि लाइट बरखी बिला ताकीद सरबराही और मिशन भागीरथ, ये चीजें हैं हुकूमत ने किए हैं, लेकिन उसमें कामयाब नहीं है। बिला वक्त पे बरखी का सवाल ही नहीं पैदा होता। जैसे आपने कहा था कि चीन में चाहे इंग्लैंड में, लंदन में लाइट जाएगी लेकिन हैदराबाद में नहीं जाएगी, मगर रोजाना 3-4 मरतबा यहाँ भी बरखी गुल हो जाती है। सब एक आखिरी साल वाजिद भाई, आप एक मुमताज सहाफ़ी है, 40 साल के करीब आपको तजुर्बा है सहाफत में। मौजूदा सूरत हाल में जो यूथ है, खासतौर पे हम ओल्ड सिटी के अंदर बोलिए या हैदराबाद के अंदर बोलिए, यूथ जो है सोशल मीडिया की तरफ राग़िब हो रही है। तेलंगाना के भी आप उसमें कर ले सकते हैं। तो मेरा आपसे सवाल यह है कि उनके लिए कुछ मशवरा सोशल मीडिया में जो लोग आना चाह रहे हैं। मैं सोशल मीडिया में आने वाले नौजवानों को मशवरा दूंगा कि अदम बर्दाश्त के जज्बे को अपने से दूर रखिए। आप सच्ची लगन, अगर आप सहाफी हैं तो ये समझिए कि आप एक नाकाबिल तनसीर फैसला करते हुए इस पेशे में दाखिल हुए हैं। आपको मैं बताता चलूं कि मीडिया पैसा कमाने की जगह नहीं है, यहाँ खिदमात अंजाम देने की जगह है। ये ऐसी जगह है जहां पर आप हुकूमत को झिझोड़ सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं। अवाम जब सवाल नहीं करती तो आप सवाल करते हैं, आप हुकूमत से लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? अवाम के लिए लड़ते हैं। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप इस प्लेटफॉर्म पर खुद की जिंदगी को बेहतर बनाते हुए अवाम की जिंदगी में भी खुशहाली लाने की कोशिश कर सकते हैं। और आप बिकाऊ सहाफी ना बनिएगा। और मामलात की अंजामदही के लिए रिश्वत तलब ना कीजिए और आप वही कीजिए जो आपके दिल को सही लगता हो। सब महदूद वसाइल के बावजूद जो है, एक जो सहाफी, जैसा कि मैं सोशल मीडिया के जो खिदमत अंजाम दे रहा हूँ वो सहाफियों की बात कर रहा हूँ, बारिश पानी के अंदर, धूप में और कई एक मुश्किलात के अंदर, कोविड के टाइम, यही सहाफी जो लोग हैं आज सोशल मीडिया के लिए बाज लोग उन पर तनकीद करते हैं। एक आध आदमी को कुछ गलत काम से मुमकिन हो सकता है तनकीद, लेकिन इज्तिमाई तौर के ऊपर तो वैसा बुरे लोग नहीं है। और खास तौर पे जो है ना, वो लोग कोविड के अंदर भी इतनी मेहनत करें, गली गली की न्यूज जो है ना आवाम तक पहुंचाए, ये लोग ही। मैं सबको बुरा नहीं कह रहा हूं मैं,
मैं किसी को बुरा नहीं, मैं आप बुरा नहीं बोल रहे, लेकिन मैं तो इन्हें इनकी खिदमत का इतराफ करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ आपको, महदूद ज़राए ने ही आज 75 साल से हर सहाफी महदूद ज़राए ही में काम कर चुका और आज तक भी ये हालत नहीं सुधरी। अब तारीख मौलिक जब लिख रहा था इनकी तकदीर, आप देखिए उर्दू सहाफी की अगर बात करेंगे आप तो तनख्वाह मिलते ही उर्दू सहाफी किराने की दुकान पर लिखेगा। क्या होगा, सही है, सही है, सही है, हकीकी बात है, हकीकत। और तनख्वाह टाइम पे मिलती नहीं है। और हमने तो उर्दू अकेडमी से इस्तेफसार किया था कि आप हर सहाफी को सालाना 10,000 8,000 देने के बदले में महाना 10,000 दीजिए, लेकिन एक खान ने कहा कि हाँ हम सीएम तक के बाद ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, कौन ले जाता है उन्हें, तो ये तो उससे खतरे दिलचस्पी नहीं है। सही बात, एक बात तो यकीनन ये सही बात है कि जिस टाइम जो हमारे मुमताज सहाफी वाजिद भाई ने जिस बात का जिक्र किया कि मैं सहाफियों के लिए आवाज उठाया था और जो है AK खान साहब से ये मुतालबा किया था कि एक सहाफी को महाना 10,000 रुपए इजरा किया जाए, उस वक्त उर्दू सहाफी के लिए, उस वक्त मैं भी था, इस बात की मैं भी गवाह हूँ। यकीनन जो है ना हमारे वाजिद भाई ने आवाज उठाई थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक मुजब्जब उसका जवाब देते हुए जो है ना तशक्की बख्श जवाब नहीं हो सके, पहलू तो ही समझिए आप, लेकिन मुबहम। तो बहरहाल जो है ना एक नए मौजू के साथ में हमारे मुमताज सहाफी वाजिद भाई के साथ और हमारे सोशल एक्टिविटीज जो ना सैयद शमशाद खालिद साहब के यही पैनल के साथ में आने वाले टाइम में सिलगते हुए माहौल के अंदर जो आजकल मंशियात जो चल रही है और तकरीबन जो है गांजा और मंशियात और नशावर अशिया का जो इस्तेमाल बेदरीक हो रहा है, जिससे बर्बादी आ रही है, शहर हैदराबाद में बर्बादी हो रही है, नेक नामी बर्बाद हो रही है, इसके ऊपर हम जो है ना आवाज उठाएंगे, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाजत मोहम्मद जावेद को, अल्लाह हाफिज। साहब बहुत बहुत शुक्रिया जो वाजिद भाई आने के लिए। शमशाद खालिद साहब आपका भी शुक्रिया अदा किया जाता है।